हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले 2-3 वीडियो में हमने आपको जीवन की उत्पत्ति की पुरानी विचारधाराओं के बारे में बताया था, तो आज के इस वीडियो में हम आपको आधुनिक विचारधारा में ले चलते हैं और जिसको कि कहते हैं आधुनिक परिकल्पना। और इसमें भी ये जो है प्रकृतिवाद पर इस पर जोर दिया गया है। और ये जो है आधुनिक परिकल्पना जो है जीवन की उत्पत्ति के बारे में ये सर्वमान्य परिकल्पना है। और इस मत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति हुई तो है निर्जीव पदार्थ से ही, लेकिन पृथ्वी की जो वर्तमान वातावरणीय दशाएं हैं वो जीवन की उत्पत्ति के अनुकूल नहीं है। जीवन की उत्पत्ति तो निर्जीव पदार्थ से हुई, लेकिन हाँ आदि पृथ्वी पर जरूर रही होंगी इस तरह की दशाएं। और आदि पृथ्वी पर भी जीवन की उत्पत्ति अचानक या पदार्थ के निश्चित अनिश्चित मिश्रण से ऐसे ही नहीं हो गई। वो कहते हैं कि करोड़ों वर्षों तक लाखों रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती रही पदार्थों के बीच में है। तो उनके प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप पहले अकार्बनिक पदार्थ बने और फिर कार्बनिक पदार्थ बने। तो इन्हीं कार्बनिक पदार्थों के बन जाने से आगे चल के और क्रियाएं होती रही। तो करोड़ों वर्षों के बाद कुछ ऐसे पदार्थ बने जो कि जीव द्रव्य के संगठन में प्रमुख भाग लेते हैं। जैसे जीव द्रव्य जो है, आज का जीव द्रव्य है साइटोप्लाज्म, वो जिन चीजों से मिलकर बना हुआ है, जिन कंपोनेंट से बना हुआ है केमिकल के, वो पदार्थ उस समय प्रारंभिक पृथ्वी में बने वो इन्हीं अकार्बनिक पदार्थों के मिश्रण से, वो भी क्रमिक विकास से बने धीरे धीरे। तो जो कि उसमें जैसे कि अब जीव द्रव्य के पदार्थ है, जैसे प्रोटीन्स हैं, आपकी वसाएं हैं, जिन्हें फैटी एसिड्स कहते हैं, अमीनो एसिड्स हैं। तो ये सब जो है उस समय बने, जो कि जीव द्रव्य के प्रमुख संगठन होते हैं, और इन्हीं से जीवन की उत्पत्ति की संभावना उत्पन्न हुई। इसमें सबसे सर्वमान्य जो परिकल्पना है वो ओपेरिन की परिकल्पना मानी जाती है। ओपेरिन ये जो है रूसी रसायनज्ञ थे, रूसी बायोकेमिस्ट थे, बायोकेमिस्ट। ये इन्होंने क्या किया, 1924 में इन्होंने अपना मत दिया, अपनी परिकल्पना दी। और ये परिकल्पना जो है इनकी 1936 में इनकी एक पुस्तक छपी थी, द ओरिजिन ऑफ लाइफ। उसमें ये मत जो है, ये लेख जो है छपा इनका। और इसी तरीके से मिलता जुलता एक और परिकल्पना इसी तरीके से दिया था अंग्रेज वैज्ञानिक हेल्डन ने, जो कि बाद में भारतीय नागरिकता ग्रहण कर लिए और वो यहाँ रहने लगे। तो इनके अनुसार जो है जीवन की उत्पत्ति जो है वो हुई तो है निर्जीव पदार्थ से ही, लेकिन क्रमिक विकास से हुई है। और इन्होंने जीवन की उत्पत्ति को इनकी परिकल्पना के द्वारा इसको कई चरणों में बांटा गया है, जिसका कि जिक्र एक ही वीडियो में नहीं किया जा सकता, और इसको हम कई वीडियो में जिक्र करके इसको समझाया जा सकता है, समझा सकते हैं। तो चलिए आज एक दो इसके चरण लेते हैं, इसके स्टेप लेते हैं, जो कि इनके इस जीवन की उत्पत्ति के चरण को लगभग 8 चरणों में बांटा गया है। तो जिसमें से पहला चरण हम लेते हैं, देख लेते हैं पहला या दूसरा चरण जो भी है। तो पहले चरण में क्या बताया गया है कि ये जो पहला चरण है इसका, ये एटॉमिक स्टेज का है, परमाणु प्रावस्था, एटॉमिक स्टेज। तो उस समय जो पदार्थ थे पृथ्वी पर, जो कंपोनेंट थे इनके पदार्थ के, वो जो थे वो परमाणु की अवस्था में थे, ना कि अणु की अवस्था में, एटॉमिक स्टेज में थे। तो इसमें बताया गया कि सौर परिवार तथा पृथ्वी जो है वो सूर्य से टूट के अलग हुए पिंडों से बने। कुछ वैज्ञानिकों ने बाद में बताया कि नहीं, ये सौर परिवार और पृथ्वी जो है वो अंतरिक्षी गर्द के एक घूर्णीय बादल से हुई। इसकी घूर्णीय बादल से, जिसका कि ताप था 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये एक तत्व गैसीय पिंड के रूप में था और इसमें घूर्णन करता हुआ था। तो इसमें उन्होंने बताया सबने कि भाई देखिए, इसमें जो घूर्णन करते हुए जो भारी तत्व थे, जैसे निकिल है, कोबाल्ट है और लौह पदार्थ है, ये सब जो है इसके केंद्र में इकट्ठा हो गए थे, सेंटर में इकट्ठा हो गए। और इन्होंने भूकोर बनाया, भूकोर, जिसको कि सेंटर में आज भी ये हमारे पिघले हुए लावा के रूप में उपस्थित है ये। और इसका भी
हजारों डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। और जब भी ये कभी ज्वालामुखी के रूप में फटता है तो वो लावा बाहर निकल के आता है हमारे पास। तो ये इसका प्रमाण है कि उस समय भी ये लावा के रूप में भूप्रोट बनाए हुए थे और इतना तप्त इनका तापमान था। अच्छा, इसके बाद जो इससे हल्के परमाणु हुए हैं, जैसे कि फास्फोरस, गंधक, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, ये सब पदार्थ जो है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने भूप्रोट के ऊपर एक कवच बनाया, खोल बनाया। और बाद में यही भूप्रोट के ऊपर जो कवच था, ये हमारा बड़ा स्थल मंडल बना, फिर पृथ्वी का आवरण बना। और इससे जो हल्के जो पदार्थ के कण थे, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और आपका नियॉन, आर्गन, हीलियम, ये सब जो थे हल्के परमाणु थे। तो इन्होंने जो है स्थल मंडल के चारों तरफ एक वायुमंडल बनाया। और वायुमंडल बनाया जिसमें कि ये सब परमाणु थे। अच्छा, उस समय कुछ ऐसे भी परमाणु थे जो कि वायुमंडल में, जो कि जीव द्रव के प्रमुख घटक माने जाते थे, जैसे कि अमीनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, इनके निर्माण में जो भाग लेते थे, जैसे कि गंधक है, सल्फर है, फास्फोरस है आपका, और कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सब जो है इसमें जो जीव द्रव के संगठन में भाग लेने वाले पदार्थ थे, ये भी उसमें मौजूद थे, उसके वातावरण में, उसके वायुमंडल में। तो ये पहले से सब मौजूद थे। तो ये आपकी हो गई एटॉमिक स्टेज। तो इस समय जो थे सारे परमाणु जो थे वो परमाणु की अवस्था में थे, ना कि अणु की अवस्था में। तो अभी अणु नहीं बने, अभी परमाणु अवस्था में ही सारे क्योंकि पृथ्वी इतनी गर्म है वो इस समय कि वो उसमें वो अणु अवस्था में रह ही नहीं सकते। तो अब इसके बाद आता है दूसरा चरण, देखिए वो आता है कार्बनिक पदार्थों का निर्माण। हाँ, इसमें दूसरा चरण है अणुओं तथा सरल अकार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति। इसमें हुई है दूसरे चरण में अणुओं तथा सरल अकार्बनिक तथा कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति। अब जब ये दूसरा चरण आया तो इसमें जो है पृथ्वी का तापमान अभी भी गर्म है, और इसमें जो सारे जो परमाणु हैं वो अंतरिक्ष में ही मौजूद हैं। तो काफी करोड़ों वर्षों के बाद जब पृथ्वी का कुछ तापमान कम हुआ तो इन्होंने आपस में जुड़ जुड़कर अपने ही तत्व के नहीं बल्कि दूसरे यौगिकों के भी अणु बनाए। जब इन्होंने, फिर क्या हुआ, जब तापमान कम हुआ तो ये जुड़ना शुरू हुए। इन्होंने जुड़ जुड़कर अपने ही तत्व के अणु बनाए। फिर ये जो एटॉमिक स्टेज में थे पहले चरण में, अब वो मॉलिक्यूलर स्टेज में आने लगे, अणु के रूप में आने लगे, अणु बनाने लगे। हाँ, इस स्टेज में तो जब अणु बनने लगे तो फिर ये जो थे अभी भी क्या है, अंतरिक्ष में ही मौजूद है, क्योंकि वातावरण इतना गर्म है। और ये जो है उस समय भी वातावरण, ये दशाएं ऐसी थी कि, अच्छा, उस समय का जो वातावरण था वो आज के वातावरण जैसा है कि ऑक्सीकारक है। इस समय जो है हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। तो उस समय बताया जाता है कि ऑक्सीजन की मात्रा और थी, लेकिन क्या था, उसमें भी हाइड्रोजन के परमाणु ज्यादा थे उस समय। और वो हाइड्रोजन के परमाणु कहते हैं कि 90% थे, सबसे ज्यादा थे। तो उन्होंने क्या किया कि सारे हाइड्रोजन के परमाणुओं ने ऑक्सीजन के परमाणुओं से जुड़ जुड़कर सारा जल बना लिया। अब वो